Good morning, class. In our previous lecture, we were discussing about the Haber's process. हम अपने previous lecture में Haber's process के बारे में पढ़ रहे थे. वहाँ हमने देखा बेटा कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है in the presence of iron as a catalyst, molybdenum as promoter at temperature 450 to 500 degrees centigrade. This is an optimum temperature and an optimum pressure 200 to 900 atmosphere. ठीक है, and it results in the formation of 2 volumes of ammonia gas. बेटा अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में टोटल आपका जो रिएक्टेंट साइड का टोटल वॉल्यूम है कितना आया. 1 वॉल्यूम आपका नाइट्रोजन है, 1 पार्ट नाइट्रोजन है. हाइड्रोजन इसका 3 टाइम्स यूज हो रहा है तो 3 वॉल्यूम्स आपका हाइड्रोजन है. ठीक है, तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल आपका रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम कितना है 4 वॉल्यूम. वहीं पे प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका ट्वाइस ऑफ NH3 बन रहा है, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है 2 वॉल्यूम. तो मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वॉल्यूम आपका घट रहा है. टोटल रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम है 4 वॉल्यूम और टोटल प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम. और रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल. ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन से डील करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल दिया गया था विच वॉज ले शटेलियर प्रिंसिपल. ठीक है, ले शटेलियर प्रिंसिपल जो था ये हमारा ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी आप नहीं समझेंगे, ये आपका 11th के कोर्स में डिटेल में है. आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब भी किसी साइड पे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर ज्यादा होता है तो रिएक्शन जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव करने लगती है. और रिवर्सिबल रिएक्शंस की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो दोनों साइड की कंडीशंस को इक्वलाइज करके रख सके. ठीक है, ले शटेलियर प्रिंसिपल आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए दिया गया था. इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती है जिनमें रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों साइड का बराबर रहता है. मतलब कि दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बराबर रहेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन अगर दोनों साइड का बराबर रहेगा तो अगर इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर का कम है, जैसे यहाँ पे 4 वॉल्यूम है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी जिससे कि ये दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन को, दोनों साइड के अमाउंट को क्या कर सके, बराबर कर सके. समझ गए. उसी तरीके से टेम्परेचर, अब जो हैबर्स प्रोसेस होता है हमारा, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट निकल रही है. हीट निकल रही है तो मतलब आपका प्रोडक्ट साइड की का टेम्परेचर जो है वो आपका मतलब आप लोगों का ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड पे हीट काफी अमाउंट में है, ज्यादा है. ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे हीट ज्यादा निकल रही है, यहाँ का प्रोडक्ट का टेम्परेचर आपका रिएक्टेंट से ज्यादा है आपका. ठीक है, नाउ अगर आपका इधर हीट निकल रही है, रिएक्शन में ऑलरेडी प्रोडक्ट में काफी हीट है, अगर आपका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्ट का टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एनर्जी लिबरेट हो रही है. तो रिएक्शन आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इस वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं हैबर्स प्रोसेस की, फेवरेबल conditions for Haber's process लो टेम्परेचर, आप लोग अपनी बुक्स में भी देख लीजिएगा, एंड हाई प्रेशर, ये चीज लिखी रहती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. ठीक है, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो लो टेम्परेचर आपका फेवर करता है. लो टेम्परेचर क्यों फेवर करता है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रोडक्ट साइड पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा है. तो अगर आप एक्स्ट्रा हीट दोगे, एक्स्ट्रा टेम्परेचर दोगे तो आपका इधर का टेम्परेचर रेज हो जाएगा. तो सिस्टम आपका रिवर्सिबल है, रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. प्रेशर बेटा डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, मतलब वॉल्यूम पे. आप देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स पे. तो जिस साइड आपका अगर रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे आपका 4 वॉल्यूम है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का 2 वॉल्यूम है, तो ले शटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है so that the volume of the product is less than the volume of reactant, तो प्रेशर हमेशा आपको हाई देना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हैं, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आपका देखो, अगर सपोज आप एक सिस्टम कंसिडर करो, इस सिस्टम में मैंने N2 और H2 डाला. ठीक है, N2 और H2 कंबाइन करके आपका अमोनिया बना रहे. एक सिलेंडर है, सिलेंडर में मैंने N2 H2 सब कुछ डाल दिया, कैटलिस्ट भी डाल दिया, तो उस सिस्टम में आपका रिएक्शन हुआ और आपका अमोनिया बन रहा है. अब उसी सिस्टम में मेरा क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी है, उसी सिस्टम में मेरा अमोनिया के साथ हीट भी है. अगर बेटा देखो, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो प्रेशर इस पे भी पड़ेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पे भी पड़ेगा, प्रेशर यहाँ पे भी पड़ेगा.
ठीक है, ये रिएक्शन मेरा सिलेंडर में कैरी आउट हो रहा है पूरा। अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो प्रेशर दोनों साइड पे इक्वल लगेगा। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही होंगी तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ले शटीलर प्रिंसिपल ये कहता है कि रिएक्शन अगर आपका प्रोसीड करेगा विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन अगर प्रोसीड करेगा विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो याद रखना है कि रिएक्शन जो है वो हाई प्रेशर पे कैरी आउट होगा, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो लो टेम्परेचर पे कैरी आउट होगा। ठीक है, लो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड द प्रोसेस विच प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम आर कैरिड आउट एट हाई प्रेशर। ये याद रखना आप लोग, सिर्फ इतना। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशंस क्या है इसकी। सबसे पहले आपका है रिएक्टेंट्स पे आते हैं हम लोग। रिएक्टेंट्स में सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन गैस N2 एंड H2, ये दो गैसेस हम यूज कर रहे हैं। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। नाइट्रोजन हमें कैसे मिल रही है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से मिल रही है। अब एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करते हैं भाई? उसमें तो ऑलरेडी 78% आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो बिना डिस्टिलेशन किए भी तो यूज कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। रीजन इज दैट कि नाइट्रोजन के साथ साथ हमारी जो एयर होती है प्योर तो होती नहीं है, उसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती हैं। और अगर हम एयर का यूज कर लें डायरेक्टली तो एयर में क्या, एयर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज हमारी कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रमोटर यूज कर रहे हैं। मॉलिब्डेनम में ये आपका आयरन यहाँ पे कैटेलिस्ट है, आयरन क्या है हमारे यहाँ? कैटेलिस्ट है, और मॉलिब्डेनम क्या है मेरा? प्रमोटर है। इस हैबस प्रोसेस के लिए मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। लेकिन अगर आप एयर का यूज करते हो प्योर नाइट्रोजन के बदले, तो आप लोगों के प्रमोटर क्या कर रहा है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। एंड इम्प्योरिटीज क्या करती हैं? कैटलिस्ट के लिए पॉइजन की तरह वर्क करती हैं। प्रमोटर का ऑपोजिट होता है पॉइजन आपका। ठीक है, तो दे डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो याद रखना, इस वजह से वी कुड नॉट यूज प्योर एयर इंस्टेड ऑफ वी कुड नॉट यूज एयर इंस्टेड ऑफ प्योर nitrogen for in Haber's process for the manufacture of ammonia. Reason is that since the impurities present in the air may act as poison for the catalyst in our reaction. ये याद रखना, हमारे रिएक्शन के लिए जो है, जो एयर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज हैं वो आपका पॉइजन की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, now hydrogen is obtained from water gas and water gas is manufactured by बॉश प्रोसेस। ये बॉश प्रोसेस आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाई रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा बेटा, आपका 1 पार्ट अगर नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 3 पार्ट्स हम लोग क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो हाई रेशियो ऑफ हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं? इसका क्या रीजन है? रीजन इज दैट आप लोग का कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा लेने से क्या हुआ? पूरा हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। और ले शटीलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने क्या किया कि हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के हमने टोटल 4 वॉल्यूम इधर कर दिया एंड 2 वॉल्यूम्स इधर कर दिया। तो मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है, जब रिएक्शन आपका बढ़ रहा है तो 4 से 2 में जा रहा है, मतलब रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगा? रिएक्शन की टेंडेंसी ऐसी होती है हमेशा, वो हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर वो दोनों साइड की कंडीशंस को इक्वलाइज कर सके, इक्वल कर सके। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपकी अमोनिया बनेगी। तो हाई रेशियो ऑफ H2 इज यूज्ड। क्यों यूज होता है? टू फेवर द, बिकॉज इंक्रीज इन concentration of reactants favors the forward reaction. ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि अगर आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आपका।
ठीक है, क्योंकि दोनों रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर कि वो दोनों साइड की कंडीशंस को बराबर कर सके। ठीक है, जिस तरीके से देखो बेटा यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन होगा क्या कि आपका प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आप हाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है रिएक्टेंट के टेम्परेचर के बदले के कंपैरिजन में हाई हो जाएगा। तब रिएक्शन किस तरफ जाएगा, उस तरफ जहां कि ये दोनों साइड्स के टेम्परेचर को बराबर कर सके, तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड में चला जाएगा। यही रीजन है कि हम हाई टेम्परेचर यूज नहीं करते, हम लोग टेम्परेचर कैसा यूज करते हैं हमेशा, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होता रहता है, बैकवर्ड में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, the reactant should be free from impurities. Why the reactant should be free from impurities? The reactants should be free from impurities. Reactants should be free from impurities. Why? So क्योंकि because the impurities may act as poison for the catalyst. They may poison the catalyst. ठीक है, क्योंकि impurities tend to poison the catalyst and reduce its effectiveness, मतलब they reduce the activity of catalyst, because since impurities may act as poison and reduce the activity of catalyst. ठीक, the next is temperature. तो अगले हमारा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करते हैं हम लोग। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम कितना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड। ठीक है, अब इतना क्यों यूज करते हैं, क्यों इतना ही टेम्परेचर यूज करते हैं, और ज्यादा क्यों नहीं यूज करते? रीजन इज दैट सिंस मतलब अगर हमारा कोई रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। रिएक्शन कैसा हमारा एक्सोथर्मिक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आपके दोनों साइड के टेम्परेचर को बराबर करने की कोशिश करेगा रिएक्शन आपका। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। इस वजह से since the reaction is exothermic, since the reaction is exothermic, hence it is favored by, hence it is favored at low temperature। लेकिन बहुत लो भी नहीं करना है, पता चला टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो रेट ऑफ द रिएक्शन ही आपका स्लो हो गया। तो ना तो हमें बहुत कम करना है ना बहुत ज्यादा करना है, ज्यादा करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो बनी भी है अमोनिया वो भी टूट कर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देगी हाई टेम्परेचर पर, और बहुत लो करोगे तो रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो however if the temperature is too low, then speed of the reaction becomes slow। ठीक, तो हमारी रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, तो यील्ड क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यील्ड ऑफ NH3 क्या हो जाएगी, हमारी यील्ड ऑफ NH3 भी लो होगी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एंड एट लो टेम्परेचर स्पीड ऑफ द रिएक्शन बिकम्स स्लो। तो हाई टेम्परेचर पे आपका बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, लो टेम्परेचर पे स्पीड स्लो हो जाएगी। हेंस एन ऑप्टिमम टेम्परेचर of 450 to 500 degrees
सेंटीग्रेड इज यूज्ड। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हम लोग का एक बार रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है तो एक्सटर्नल हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्योंकि आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका एक्सोथर्मिक होता है। आप लोग क्या करते हो स्टार्टिंग में? इनिशियली आप हीट कर देते हो अपना जो कैटालिटिक चैम्बर होता है उसको इलेक्ट्रिकली हीट कर देते हो। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में अपने आप ही इतनी हीट जनरेट होती है कि जो कि फर्दर रिएक्शन इजीली कैरी आउट करने के लिए केपेबल होती है। इस वजह से आपको बाहर से और हीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो एक्सटर्नल हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and the evolved heat further maintains the further temperature. ठीक है, and the evolved and since the reaction is exothermic, hence the process is initiated once the evolved heat maintains the further temperature। याद रखिएगा, एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? बिकॉज